अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन की, तो ये कुछ मैंने हेडिंग्स बनाई हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप उसकी हेडिंग्स को याद कर लो। अगर आपने हेडिंग्स याद कर ली हैं तो आधा तो लॉन्ग क्वेश्चन वैसे ही याद हो गया। और हेडिंग्स के अंदर कुछ कुछ डाटा आपने याद करना है जो कि मिलता जुलता होता है। तो एप्लीकेशन में मोस्टली आप पहले हेडिंग्स को याद कर लिया करें। तो ये टोटल 4 हेडिंग्स हैं हमारे पास जिनमें हमने एप्लीकेशन को कवर करना है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। अगर हम पानी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हमने देखा टेट्राहेड्रल होता है, या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो वी शेप, बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप होता है। लेकिन पानी को जब ठंडा किया जाता है, हम पहली एप्लीकेशन को यहाँ पे कवर करें जो कि अकेले भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। जब हम वाटर को कूल करते हैं, वाटर एक लिक्विड है, इसका जब टेम्परेचर हम करते हैं कम, यानी कि इसको हम कूल करते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और अरेंज इन्होंने कैसे करना है, टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करते हैं। तो इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। इनकी रेगुलरिटी की वजह से एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं और ऑलमोस्ट बुक्स के अंदर मेंशन है कि 9% मोर स्पेसेस इनके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अगर अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल वे में, जैसा हमने देखा अभी पीछे एक डायग्राम हमने वहाँ पे जो बनाई, तो पानी के मॉलिक्यूल्स अगर ठंडा करने पे खुद को इस तरह से अरेंज करें कि उनके दरमियान खाली जगह डेवलप हो जाएं और वो खाली जगह ऑलमोस्ट 9% हों, तो हम कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर अब एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो गई हैं। और एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होने की वजह से पानी के 9% मोर स्पेसेस डेवलप हो गई आइस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब वो जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनके अंदर ऐसे कह सकते हैं कि हम वो एयर स्पेसेस हैं, और वही क्या करती हैं एम्प्टी स्पेसेस, आइस की डेंसिटी को लो करती हैं। और आइस की डेंसिटी क्योंकि लो होती है, एक तो इसी वजह से जो आइस होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। समटाइम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन द वाटर, दैट्स व्हाई इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये जो आइस बनी है और पानी के ऊपर तैर रही है, इसकी एक और एप्लीकेशन है जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है कि अगर विंटर्स में देखा जाए तो जहाँ पे लेक्स वगैरह हैं जहाँ पानी होता है और नीचे एक्वेटिक लाइफ रहती है, तो अगर विंटर में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो सारा का सारा पानी अगर फ्रीज होता है तो वो जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी जो डेथ हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? जो सरफेस वाला वाटर होता है, ऊपर वाला, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हुआ, लेस। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लेस होने से सरफेस वाला वाटर फ्रीज हो गया, आइस बन गया। अब आइस क्या होती है, इंसुलेटर होती है। आइस अपने अंदर से हीट या कोल्डनेस को नीचे नहीं जाने देती, तो नीचे वाला जो पानी होता है वो वैसे ही लिक्विड फेज में रहता है, जबकि ऊपर आइस की ब्लैंकेट बन जाती है जो नीचे एक्वेटिक लाइफ, यहाँ पे जो मछलियां वगैरह होंगी उनको ये प्रोटेक्ट करती है। तो पानी का ये जो एनोमलस बिहेवियर है कि पानी को ठंडा करने पे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और आइस जो बनती है वो पानी के ऊपर तैरती है, ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती है कि एक्वेटिक लाइफ जब पानी टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इतना कम हो जाए कि सारी चीजें फ्रीज हो जाए, तब भी एक्वेटिक लाइफ पानी के अंदर जिंदा रहती है। तो ये एक एप्लीकेशन होगी आपके पास कि स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस से हमें जो वाटर है वो क्या सपोर्ट करता है। दूसरी एप्लीकेशन है आपके पास हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पानी की जो हीट कैपेसिटी है उसके इस एनोमलस बिहेवियर और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू आपके पास है 4.18 जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसको आप पर केल्विन भी कह सकते हैं। उससे अगली जो आपके पास एप्लीकेशन है वो है एनोमलस हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर पानी को की नेचर को देखा जाए, पानी के अंदर जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सेंट्रल एलिमेंट, वो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। अगर एक ग्रुप में एक एलिमेंट एक तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो दूसरों को भी चाहिए कि वो उस तरह का बिहेवियर शो करें। अगर हम ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम। अगर हम इनकी हाइड्राइड्स की बात करें तो ये वाटर हो गया इसका हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये H2SE इसका हाइड्राइड, H2TE और H2PO। अब ये सारे हाइड्राइड्स हैं ग्रुप नंबर 16 के। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट इसकी बात की जाए वाटर की, तो वो इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा होता है। अब नॉर्मल ट्रेंड ये होता है कि जैसे जैसे आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है।
एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो बढ़ती हैं, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और मॉलिक्यूल्स का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ता है। फिजिकल स्टेट उनकी चेंज होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो H2 से H2S से लेकर H2PO तक ये ट्रेंड नॉर्मल है। आप यहां से देख सकते हो कि H2S से लेकर H2PO की तरफ ये पीक ऊपर की तरफ जा रही है, जो हमें ये शो कर रही है कि बॉइलिंग पॉइंट H2S से लेकर PO तक जाते हुए बढ़ रहा है। लेकिन जो वाटर है वो इस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहा, इस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो ऑक्सीजन चूंकि टॉप पे है इस ग्रुप में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, तकरीबन यहाँ पे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बढ़ गया। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है बॉइलिंग पॉइंट को मेंशन करने के लिए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप मेंबर की निस्बत ज्यादा क्यों होता है। और यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि पानी के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इसको सपोर्ट करती है इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करने में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और बाकियों का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसी तरह से हीट ऑफ वेपराइजेशन को अगर देखा जाए, यानी कि इनके अगर हम वेपर बनाते हैं, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वाटर की ऑलमोस्ट होती है 41 किलो जॉल पर मोल, जबकि बाकियों की आप इस ग्राफ से देख सकते हो टॉप पे वाटर है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा है और ये पीक सडनली नीचे आ जाती है H2S पे, और इसकी फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन इससे कम है वाटर से, और फिर इस तरह से हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ती जाती है। इसका मतलब पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी एक तो हीट ऑफ वेपराइजेशन को बढ़ा रही है, दूसरा उसके बॉइलिंग पॉइंट को भी सपोर्ट कर रही है कि वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हमने वाटर के अंदर देखी। आखिर में जो है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड का कोई जो ड्रॉप है वो किस हद तक एक दूसरे ड्रॉप के साथ अटैच होके खुद को रेजिस्ट कर सकता है वहां पे। तो अगर पानी की सरफेस टेंशन को देखा जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि पानी का एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। इसी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, और पानी की जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाती है। मतलब पानी की किसी सरफेस को एडहेयर पकड़ कर रखने की, उसी के साथ चिमटे रहने की जो ताकत है या कैपेबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाती है। विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो इसको गाढ़ापन कहते हैं, तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द रेजिस्टेंस, कोई एक लिक्विड जो अपने फ्लो में रेजिस्टिविटी शो करता है उसे हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। पानी की जो विस्कोसिटी है काफी सारे लिक्विड से ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। काफी सारे हाइड्रोकार्बन्स जो कि आपके पास कह लें जी, जिनमें 3 कार्बन वाले हैं, 4 कार्बन वाले हैं, उनकी विस्कोसिटी की निस्बत पानी की विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। और ये सारी चीजें वाटर के अंदर हैं, वाटर को ही मिल रही हैं। उसकी सिंपल सी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर को सपोर्ट करती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करती है, उसकी विस्कोसिटी, इवन इसकी जो सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें वाटर की चेंज हो जाती हैं जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां तक हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबको कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।